नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और कैसे हो आप सभी? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सारे वीडियो जो हैं वो देख रहे होंगे और सारी धाराएं जो अब तक मैंने पढ़ाई है वो आपने याद कर ली होंगी। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और उसका अध्याय 12 हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। इसका नाम है नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। इसमें धारा 200 से लेकर के 297 तक है। इससे पहले वाले वीडियोज में हम 200 से लेकर के 240 तक हम देख चुके हैं। इस वीडियोज में हम आगे वाली धाराओं की बात करेंगे। और अपने सिलेबस में देखो, टोटल इस एक्ट में 17 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियां हैं और 344 जो है इसमें धाराएं हैं। लेकिन अपने जो सिलेबस है, जो नगर पालिका एक्ट जो EORO एग्जाम है उसका जो सिलेबस है उसमें हमने 9 ही चैप्टर अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन सिलेबस उस चैप्टर्स में देखो, एक तो अपने सिलेबस में क्या है, पहला चैप्टर नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां नहीं है, फिर सातवां है, आठवां, नौवां और 10वां ये नहीं है, फिर 11वां, 12वां, 13वां और 14, 15, 16, 17 अपने सिलेबस में नहीं है। तो हमने अध्याय फर्स्ट तो पढ़ लिया क्योंकि उसमें पारिभाषिक शब्दावली थी, परिभाषाएं थी, पढ़ना आवश्यक था उसको, तो हमने उसको देख लिया। फिर अध्याय 2 पढ़ लिया, 3, 4, 5 तक हमने पढ़ लिया। 6 अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं पढ़ा। फिर अध्याय 7 पढ़ लिया, अध्याय 11 पढ़ लिया, अध्याय 12 कंप्लीट हो जाएगा कल, और अध्याय 13 जो है वो हमने पढ़ लिया है। अध्याय 14 हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और 15, 16, 17 अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए लगभग 2 या 3 दिन में अपना जो है एक्ट वाला जो अध्याय 9 अध्याय है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो नियम है वो एक दिन में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि वो आधा आधा घंटे के बहुत छोटे छोटे नियम है। और उसमें क्या है, केवल रिपीट हुई हैं चीज़ें। अगर आपने ये अध्याय पढ़ लिए हैं तो उनमें क्या चीज़ें रिपीट है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, उसमें इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम एक वीडियो जो है वो योजनाओं का लेकर के आएंगे और अपना जो ये सिलेबस जो है पार्ट बी, EORO के लिए पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है पार्ट बी, जो पार्ट ए है उसमें जैसे पॉलिटी है, राजस्थान हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, उसका ऐसे करेंगे कि मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे। मतलब एक वीडियो में पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे और एक ही वीडियो में आर्ट एंड कल्चर का, जो लंबे वीडियो होंगे, बड़े होंगे, ठीक है, तो उनका एक साथ, क्योंकि धीरे धीरे तो कोई मतलब है नहीं, उनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, हाँ, पार्ट बी के जैसे ये अपना जो एक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पार्ट बी के जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जितने बन सकते हैं ना वो बना करके डेली के 30 या 20 क्वेश्चन जो है उस पर एक वीडियो डेली का बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने जो पहली वाली जो धाराएं हैं वो आपने पढ़ ली होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में जो हम देखेंगे धारा 241 से लेकर के 260 तक इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है धारा 241। 241 में लिखा हुआ मूर्तियों की स्थापना। तो आपने, अगर आप शहरों में घूमने के लिए भी आते हो या जयपुर में रहते हो तो आपने देखा होगा हर सर्किल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, सर्किल के ऊपर मूर्तियाँ लगी हुई हैं या फिर कहीं पे जो शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो ये सारी जो भी गतिविधि होती है, मूर्तियों की स्थापना जो है वो नगर पालिका की अनुमति से की जाती है। ठीक है, तो राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी मार्ग या सार्वजनिक मार्ग पर मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मान लो आप बिना अनुज्ञा की मूर्ति स्थापित करते हो, ठीक है, या फिर कोई विद्यमान मूर्ति है, कोई पहले से मूर्ति लगी हुई है, उसको नष्ट करते हो, उसको तोड़ते हो या गिराते हो या फिर उस पर कोई लिपापोती करते हो, तो उसके लिए आपको जुर्माना लग सकता है 2 माह से लेकर के 6 माह का कारावास और 25,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना आपको दिया जाएगा अगर आप मूर्तियों की जो है स्थापना को बिगाड़ते हो तो। अब है धारा 242। धारा 242 में लिखा हुआ है झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट छाट करना। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ये अपने सड़क मार्ग है या सार्वजनिक मार्ग है और इसके आसपास बहुत सारे घर होते हैं, देखा आपने देखा हो तो अब इनमें क्या है, एक पेड़ पौधे लगाने का प्रचलन होता है कि हाँ आप पेड़ पौधे लगा देंगे। अब इनकी जो टहनियाँ हैं या जो वृक्ष हैं, ये काट इस पे सड़क पे झुकते हैं और इधर से कोई वाहन जाता है तो उसे टच होने की संभावना है। या फिर अपन देखते हैं गाँव के अंदर, अगर आप देखा होगा तो पिकअप के अंदर अपन बैठ के कहीं पे या ट्रैक्टर में कहीं बैठ के जाते हैं तो कहीं पे जो झाड़ियाँ वो झुकी हुई होती हैं तो कई बार अपने को नीचे बैठना पड़ता है। ठीक है, तो उससे नुकसान होने की, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो उसके संबंध में धारा कौन सी है, 242। तो ऐसे सभी वृक्ष जो सार्वजनिक मार्ग पर झुकते हों, खतरा पैदा करते हों, दुर्घटना या फिर बाधा उत्पन्न करने की संभावना हो,
या फिर सार्वजनिक तालाब, कुएं, जल प्रदाय जो व्यवस्था है, टंकी है पानी की, उसको गंदा करते हो या फिर उसकी संभावना हो, तो नगर पालिका क्या करेगी, उस स्वामी को या अधिभोगी को लिखित नोटिस देगी कि या तो आप इसकी कटाई छटाई कराओ, ठीक है, इसको ये जो झुकी हुई जो टहनी है उनको कटवा दो। अगर अधिभोगी निश्चित समय में ये काम नहीं करता है तो इसका नगर पालिका जो है स्वयं उसकी कटाई छटाई करवाएगी और इसका जो खर्चा है वो स्वामी या अधिभोगी से वसूला जाएगा। ये कहती है धारा 242। मतलब बहुत प्रैक्टिकल धाराएं हैं, बहुत बेसिक बेसिक धाराएं हैं। अगर आपने आसपास की चीज़ों से अवेयर हो, आपके आसपास की चीज़ें आपने देखी हैं, तो बिल्कुल आपको इनको बस हेडिंग पढ़ने की आवश्यकता है, समझ रहे हो। तो बहुत इजी धाराएं हैं, अगर आप एक बार रीडिंग लगाओगे फिर बार बार सुनोगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। अब धारा 243 में लिखा हुआ है खतरनाक भवन। अब खतरनाक भवन क्या होता है, ऐसे भवन जो है तो गिरने की हालत में या जर्जर अवस्था में है या बहुत पुराने टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो वो जैसे यदि कोई भवन है या उस पर कोई लगी वस्तु या ध्वस्त हालत में है, गिरने की दशा में है, निवासी मतलब उस ऐसे भवन में निवास करने योग्य नहीं है, या फिर उसमें जो रह रहे हैं उनके लिए खतरनाक है, या पड़ोसी के लिए कोई राहगीर रास्ते चलते जा रहा है उसके नुकसान हो सकता है, तो नगर पालिका क्या करेगी, उस भवन के चारों तरफ बाड़ लगवा देगी पहला। तो दूसरा चेतावनी बोर्ड लगवाएगी कि भाई ये जो है इस राह से नहीं जाएं, इस भवन जो है उससे दूर रहें क्योंकि इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, और इसका खर्चा स्वयं से लिया जाएगा। मान लो खतरा निकट भविष्य में है, मतलब तुरंत ही है, मतलब 2 ही दिन में गिरने वाला है, ठीक है, तो नगर पालिका क्या करेगी, नोटिस देगी, 2 दिन का समय देगी कि इसको बाड़ लगवाओ स्वामी को। और दूसरी बात, तुरंत मरम्मत करने या गिराने या सुरक्षा की कोई बात है तो नगर पालिका नोटिस देगी, 3 दिन का टाइम देगी, कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए 3 दिन में। दूसरा, अगर नगर ये नहीं करते हैं अन्यथा नगर पालिका स्वयं काम करेगी और खर्चा और क्षतिपूर्ति किससे लेगी, स्वामी से लेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 244। धारा 244 में लिखा हुआ पटरियाँ और फिर आदि, मतलब इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, उनको हटाना, ठीक है। तो नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की पटरी को, गटर को, बरसाती पानी की नाली को, बाढ़, खंबे, लैंप के खंबे हैं, दिशा सूचक स्तंभ है आदि को परिवर्तित नहीं करेगा, ना ही उसको हटाएगा। अगर वो इसको उल्लंघन करता है तो 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना और सुधार नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद जो खर्चा होगा, मान लो कि उसके नगर पालिका के 100 रुपये लगे तो 100 रुपये तो लेगी उससे, इसका 10% और लेगी, मतलब 10 रुपये और लेगी, मतलब हम कह सकते हैं कि 110% जो है उससे वसूला जाएगा। दूसरा, अगर हटाता है या परिवर्तन कर देता है तो नगर पालिका उसको नोटिस दे करके नियत समय में ठीक करने को बोलेगी, भाई उसको वापस वहीं उसी जगह पे रखो। अगर वो विफल रहता है तो जुर्माना 1000 से 2000 तक उसको देना पड़ेगा। ये होगी धारा 244। अब देखिए धारा 245 में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। अब इसको खुद पढ़ने से समझ में आ रहा है कि सार्वजनिक भूमि है उस पर आप अतिक्रमण करते हो या फिर उस मार्ग को बाधित करते हो या फिर बाधा डालते हो, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो ये धारा 245 जो है, एक तो ये बहुत बड़ी धारा है, धारा बड़ी है, इसमें प्रावधान ज़्यादा है, उपधाराएं बहुत सारे हैं, बहुत सारी उपधाराएं हैं, कम से कम 25 के समथिंग इसमें उपधाराएं हैं, इससे ज़्यादा ही है शायद। तो ये वैसे ईजी है, धारा ईजी है, इसमें जो मैटर है वो ज़्यादा है, तो इसको आपको केवल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान से पढ़ते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं आप आराम से, ध्यान से सुनिए इसको, और साथ साथ हो सके तो इसके नोट्स बना लीजिए। आप हाथ से नोट्स बनाओगे, आप खुद से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप साथ साथ पेन कॉपी लेकर के लिखना भी स्टार्ट रखें और समझना भी, दोनों को माइंड को यहीं पे रखें, ठीक है। अब देखिए, निजी भूमि के अलावा नगर पालिका में स्थित किसी भी भूमि सार्वजनिक मार्ग पर सीढ़ियों को छोड़ करके, उसके ऊपर से जैसे ये नाली है इसके ऊपर से आप जा रहे हो, सीढ़ियाँ हैं या फिर इससे कोई पट्टी है, उसको छोड़ करके अतिक्रमण नहीं कर सकते। अगर आप अतिक्रमण करते हो तो कारावास 3 माह से 3 वर्ष तक और जुर्माना 30,000 से 50,000 तक आपको देना पड़ सकता है। परंतु न्यायालय किसी लेखबद्ध कारणों या विशेष कारणों से सजा को 3 माह से कम कर सकता है। ये 3 माह से 3 वर्ष है तो ये न्यायालय इसको कम कर सकता है, पहली बात। दूसरी उपधारा में लिखा हुआ है अस्थायी अतिक्रमण अगर आप करते हो तो जुर्माना कारावास 1 माह तक और 5,000 रुपये या फिर दोनों आपको जुर्माने के तहत दिए जा सकते हैं। अतिक्रमण हटाने का व्यय व्यक्ति से लिया जाएगा,
खुद से स्वयं से लिया जाएगा। अगर कोई खर्चा आता है, किसी को बुलाते हैं, तो आपको खर्चा जो है स्वामी को ही देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक मार्ग से आप रेत है, मिट्टी है, पत्थर, आपने सुना होगा बजरी खनन है, ठीक है, तो ये रेत माफिया, बजरी माफिया सुना होगा। तो रेत, मिट्टी, पत्थर सामग्री कोई भी आप हटाते हो तो उसके लिए कारावास 2 माह से लेकर के 6 माह तक, और जुर्माना 30,000 से लेकर 50,000 तक है, या फिर दोनों। आप देखो लोग बजरी खनन करते हैं, बजरी माफिया, या जो मिट्टी या पत्थर बेचते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जुर्माना कितना है, 30,000 से 50,000, और कमाते कितने हैं, 30 लाख से 50 लाख तक। तो वैसे एक्ट जो है वो पुराना है, इसमें जुर्माना राशि बहुत कम है, तो इसको संशोधन करने की वैसे आवश्यकता है, तो हो भी सकता है संशोधन, ठीक है। उसके बाद अतिक्रमण के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनों, औजारों, यानों आदि को कुर्क करने की शक्ति। भाई आपने यहाँ पे बजरी खनन कर रहे थे, आपको भी सामान, आप यहाँ से मिट्टी पत्थर निकाल रहे थे, सामान यहाँ पे गाड़ी, खुद तो निकाल नहीं पाओगे, इतना टाइम लगता है उसमें, तो आपने मशीन लेकर के आए, तो इन मशीनों को कुर्क कब्जे में ले सकती है नगर पालिका, और उसके बाद इनको नीलाम कर सकती है, कुर्क कर सकती है, बेच सकती है, ठीक है। उसके बाद, और ये जो कुर्क जो करेगा ना व्यक्ति, जो अधिकारी करेगा, इसकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी तुरंत नगर पालिका को देगा कि भाई कुर्क संपत्ति का नोटिस स्वामी को भी देगा। 6 सील, अगर ये अपने पढ़ा था कि कुर्की कैसे होती है, ठीक है, तो उसमें अगर ये ऐसी कोई संपत्ति है जो खराब हो सकती है 4-5 दिन में, या जो भी 6 सील है, तो इसको तुरंत विक्रय कर दिया जाएगा। अधिशेष जो रकम इसको बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, जैसे मान लो कि आपने 2 लाख का इस पर जुर्माना था, और इस पे इसको बेचने से आ गए 5 लाख, तो अभी 2 लाख तो रख लेंगे, 3 लाख इसको वापस दे देंगे, ठीक है। उसके लिए एक निश्चित समय होता है, जैसे 4 दिन हो गया, 3 माह हो गया, 6 माह हो गया, ठीक है। तो उसमें अगर वो ले लेता है तब तो ठीक है, और नहीं लेता है तो फिर ये नगर पालिका निधि में जमा कर दिया जाता है। नीलामी या जब्ती से पूर्व व्यक्ति को सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा, ये तो हमने पढ़ा ही था पहले। अब कुर्की के 1 माह के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकते हो, ठीक है, ये याद रख लेना, क्या लिखा हुआ है, 1 माह के भीतर। फिर 1 माह लिख लो यहाँ पे, 1 माह के भीतर न्यायाधीश को अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश पर रोक या उपांतरित कर सकेगा, ठीक है। अगर नगर पालिका कोई काम कर रही है और न्यायाधीश को सुनने के बाद में नगर पालिका उसको जो है वो रोक सकती है कि भाई एक बार इसको मत हटाओ, ठीक है, इसके जो दुकान है इसको मत हटाओ। फिर कुर्क संपत्ति के कब्जे, वैन, निर्मुक्ति, वितरण के संबंध में आदेश की करने की अधिकारिता नगर पालिका या फिर जिला न्यायाधीश, ठीक है, नगर पालिका या जिला न्यायाधीश को होगी। किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकरण को, मतलब इन्होंने जिला न्यायाधीश या नगर पालिका ने जो आदेश दे दिया वो ठीक है, भले ही आदेश गलत हो, लेकिन आप किसी अन्य प्राधिकरण के पास नहीं जा सकते, ठीक है, इन्हीं के पास रहेगा। दूसरा, सार्वजनिक आयोजन होते हैं, त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, समारोह होते हैं, तो इनके ऊपर आप अस्थायी अधिभोग, जो दुकानें लगती है ना अपनी निर्माण पर निर्माण करते हो, तो आदि के लिए अधिकतम 7 दिन की अनुमति होगी, इससे ज़्यादा की अनुमति आपको नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं बोल रहा था ना कि ये जो धारा है 245, ये बहुत बड़ी धारा है, इसमें बहुत सारी उपधाराएं हैं, तो इसको वैसे ईजी है, तो इसको केवल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। वैसे देख ही रहे हो आप, प्रावधान बहुत ईजी है। यदि नगर पालिका का कोई कर्मचारी स्वयं अतिक्रमण करता है, या मान लो कि वो खुद इन्वॉल्व है उसमें, अतिक्रमण स्वयं करता है या फिर सहयोग कर रहा है, ठीक है, या फिर उसकी सूचना नहीं दे रहा नगर पालिका को, हाँ ठीक है अतिक्रमण हो रहा है तो होने दो, ठीक है, तो यदि सहयोग करता है या अतिक्रमण हटाने में बाधा उत्पन्न करता है, और ऐसा 2-3 माह से 3 वर्ष का कारावास और 30,000 जुर्माना, या फिर दोनों इसको लग सकते हैं। फिर परंतु किसी भी न्यायालय के द्वारा नगर पालिका की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, इस धारा के दिन किसी अपराध की जांच या अन्वेषण जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो या तो पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी या इससे ऊंची रैंक का अधिकारी करेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आप देखिए, अन्वेषण जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा न्यायालय में एफआईआर फाइल करने की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर पूरा करना होगा, ठीक है, ये जांच के बारे में है। उसके बाद, यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण की संभावना है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जाएगा, आवेदन करेगा और उसको बोलेगा, उस स्वामी से एक बॉन्ड भरवाएगा, 1 वर्ष तक के लिए वो अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है, कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, कोई इलीगल गतिविधि नहीं करेगा।
ये हमने देखी धारा 246, ठीक है। धारा 246 वैसे बड़ी है पर आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए धारा 200, अब देखिए धारा 246 में लिखा हुआ है खतरनाक खुदाई। खतरनाक खुदाई से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि मान लो आप कोई परिनिर्माण कार्य करवा रहे हो, ठीक है, या कोई खुदाई करवा रहे हो, तो उस दौरान जो है वो किसी को, आपके कोई पड़ोसी है, कोई राहगीर है, या फिर कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है, उससे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, खतरनाक खुदाई बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर नगर पालिका की राय में आपने किसी स्थान की खुदाई करवाई या कहीं से कोई पत्थर निकलवा रहे हो, मिट्टी निकलवा रहे हो, तो पड़ोसी या विधिक पहुंच रखने वाले को नुकसान हो सकता है, तो नगर पालिका आपको क्या देगी, लिखित नोटिस के द्वारा बोलेगी कि इस काम को रोक दो आप, ठीक है। परंतु यदि ऐसा कोई कार्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से, आप राज्य सरकार से अनुमति ले ली आपने और फिर कर रहे हो, तो फिर नगर पालिका ये काम रुकवाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेगी, ठीक है। इसको ऐसे समझो आप कि मान लो कि ये यहाँ पे कॉलोनी है, यहाँ पे घर बना हुआ है और यहाँ भी यहाँ दूसरा घर बना हुआ है, ये बीच में आपका खाली प्लॉट है, ठीक है। अब आप पहले घर मतलब गांव में थे, अब आपको लगा शहर में जाना चाहिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपना मकान बनाना स्टार्ट किया, तो आपने नींव खुदवाई। अब नींव खुदवाओगे तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे नींव खुदवाते हो तो इस मकान को नुकसान होगा, इस मकान को नुकसान होगा, इसकी नींव भी लेगी, इसकी नींव भी लेगी, इनमें दरारें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इससे इन दोनों को नुकसान हो सकता है, तो फिर नगर पालिका आपको बोलेगी कि भाई साहब आप ये जो है, आप ये जो नींव है ये खुदाई रुकवा दो, क्योंकि इससे इन दोनों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो नगर पालिका ऐसे खतरनाक खुदाई वाले स्थानों पर बाड़बंदी करवा सकती है। इसका खर्च किससे लिया जाएगा, स्वामी से लिया जाएगा। अब धारा 246 के बाद देखिए धारा 247। धारा 247 में लिखा हुआ है परिसरों, ठीक है, परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने, मुर्गे पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना, ठीक है। कोई परिसर है वो आपके बिना लाइसेंस के लिए, बिना अनुमति के लिए, बिना अनुमति के आप किसी पशु को, ठीक है, या मुर्गी पालन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। सोसाइटीज कॉलोनी में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये तो धारा से समझ में आ रहा है। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की बिना अनुमति या लाइसेंस के किसी भी भूमि या परिसर में ढोर है, घोड़ा है, सुअर है, अन्य चौपाया पशु है, मुर्गी पालन आदि को नहीं रख सकेगा। परंतु नगर पालिका जो है वो लिखित आदेश द्वारा पशुओं या पक्षियों के किसी विशेष वर्ग को, ठीक है, पशु या पक्षियों के किसी विशेष वर्ग को, जैसे अपन कुत्ता रखते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जो पालतू पशु है उसके लिए लाइसेंस या छूट दे सकती है। ये नगर पालिका पर निर्भर करता है। तो इसकी धाराएं बहुत ईजी हैं, आपको वैसे समझ में आ रही हैं, ठीक है। देखिए धारा 248 में लिखा हुआ कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण करना, मतलब कुछ नहीं ऐसे पशु या पक्षी हैं उनको नगर पालिका कब्जे में ले सकती है। जैसे यदि कोई ढोर है, घोड़ा है, सुअर, कुत्ता आदि इस अध्याय के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, या फिर किसी परिसर में ऐसे भटकते हुए पाए जाते हैं, कहीं बंधा हुआ है ऐसे, या जनता को खतरा हो सकता है उससे, तो नगर पालिका उसको कब्जे में ले लेगी। और जो मालिक है वो 7 दिन के भीतर उसको आवेदन करना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए, अपने जानवर को छुड़ाने के लिए उसको क्या 7 दिन के अंदर अंदर आवेदन करना पड़ेगा। अगर वो दूसरा उस पशु को रखेगी नगर पालिका तो उसको खर्चा तो होगा ना, उसको खिलाएगी पिलाएगी तो मर जाएगा 7-8 दिन में, तो उसको जो व्यय होगा, जो खर्चा होगा वो स्वामी से लिया जाएगा। दूसरा, अगर वो नहीं देता है तो पशु को नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी के बाद जो पैसे आएंगे उसको बेचने के बाद में वो रख लेंगे और जो बाकी के पैसे बचेंगे अधिशेष राशि होना उसको स्वामी को लौटा देंगे। अगर स्वामी 90 दिन के अंदर अंदर भीतर दावा नहीं करता है, वो अधिशेष राशि नहीं लेता है, तो वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए धारा 249 में लिखा हुआ है कि संक्रमित कुत्ते या पशुओं पर कार्रवाई। आपको पता है भाई, कोई कुत्ता संक्रमित हो जाता है या पशु है वो खतरनाक है, किसी को काट सकता है या कोई रोग रेबीज वगैरह फैल सकता है, तो गवर्नमेंट भी ऑर्डर देती है कि इसको शूट कर दिया जाए। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी यही ऑर्डर दे सकता है कि वह संक्रमित कुत्तों या पशुओं को नष्ट करने या परिसीमित करने का आदेश दे सकता है। तो इसको मार दो या फिर इसको एक फिक्स अपने घर में ही रखो वैसा, या फिर किसी बाड़े में बंद कर दो, ठीक है। आप इसको सार्वजनिक रूप से ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी निजी पशु कुत्ते आदि मार घरों के बाहर भटकते हुए, मान लो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जैसे कोई निजी पशु है, आपका कोई पालतू कुत्ता है या ठीक है या कोई पशु है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपको आदेश दे सकते हैं कि भाई साहब इनको आप सार्वजनिक मार्गों में नहीं छोड़ोगे, भटकते हुए कहीं पाए गए या फिर कहीं बाहर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नोटिस देगा कि या तो इनको नष्ट कर दिया जाएगा, इनको परिसीमित करो, आप अपने कुत्ते को अपने घर में ही रखो। उसके बाद
धारा 250 में लिखा हुआ परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। अगर कोई न्यूसेंस फैल रहा है पशुओं से तो उनको रोकने के लिए नगर पालिका की क्या शक्ति है। तो यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ऐसा लगता है कि परिसर में कोई उपयोगिता के पशु या पक्षी के कारण कोई न्यूसेंस फैल रहा है, मतलब ऐसे आपका कोई कुत्ता है वो कहीं भी मतलब न्यूसेंस फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है, कहीं भी घुस जाता है, किसी को भी मतलब काट रहा है, तो इस वजह से नगर पालिका आपको नोटिस देगी और इसको रोकने के लिए निश्चित समय में रोकने के लिए बोलेगी भाई इसको साफ सफाई वगैरह इसको थोड़ा ध्यान से रखा करो। उसके बाद यदि स्वामी न्यूसेंस रोकने में असफल रहता है, वो नहीं रोक पाता है, तो फिर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वो कोई पशु पक्षी जो है अपने घर पे नहीं रख सकता। और पशु पक्षियों को कब्जे में लेकर के नीलामी भी की जा सकती है न्यूसेंस को रोकने के लिए। अब देखिए धारा 251 में लिखा हुआ डेयरियों की अनुज्ञप्ति देना, मतलब डेयरी के लिए लाइसेंस देना। अब सीधा सीधा धारा से समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो कोई भी व्यक्ति जो है नगर पालिका की अनुज्ञा के बिना किसी स्थान या भूमि के ऊपर ऐसे दूध नहीं बेच सकता, ठीक है, दूध का भंडारण नहीं कर सकता, विक्रय नहीं कर सकता, मक्खन बनाने आदि के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी और नगर पालिका शर्तों के अधीन कुछ शर्तें उसको देगी और उस शर्तों के अधीन मंजूरी दे देगी। लेकिन जब नगर पालिका को लगे कि भाई इसको वापस लेना है मंजूरी को, तो वो 1 माह का नोटिस दे करके लाइसेंस वापस ले सकती है। लेकिन आपने शर्तों का उल्लंघन किया है, आपने शर्तें नहीं मानी है, तो नगर पालिका कोई नोटिस नहीं देगी, बिना नोटिस के आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उल्लंघन करने पर जुर्माना, दोष सिद्ध होने पर 5,000 से 10,000 देना पड़ेगा और जारी रखोगे तो 50 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। उसके बाद दोष सिद्धि पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आवेदन पर, जैसे मान लो कि इस पे दोष सिद्ध हो गया किसी व्यक्ति के ऊपर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और उसको मजिस्ट्रेट उस स्थान को बंद करने का आदेश दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 252 में लिखा हुआ है कि कतिपय प्रकार के यातायात के लिए, कुछ निश्चित प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषेध मतलब बंद किया जा सकता है। जैसे वो लंबे वाले ट्रक आते हैं, आपने देखे होंगे पंजाबी गानों में, कनाडा के लिए वो जाते हैं, वो बड़े वाले ट्रक हैं, या फिर कोई गांव में वो तूड़ा और वो लेके जाते हैं ना, तो उसमें वो बड़े वाले जिससे उनको नुकसान हो सकता है मार्ग को। फिर डंपर होते हैं बड़े वाले जो पत्थर वगैरह लेके जाते हैं, रोड़ी वगैरह, तो उससे सार्वजनिक मार्ग को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए मना कर किया जा सकता है। तो नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है। कौन कौन से, नगर पालिका जनता को होने वाले खतरा, बाधा, असुविधा को रोकने, किसी भी इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी एक भाग को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर सकती है, उसको मार्ग को बंद कर सकती है, वह इधर से आवागमन नहीं रहेगा, आप किसी और मार्ग से जाएं। दूसरा क्या कर सकती है नगर पालिका, यदि किसी बड़े आकार का कोई मतलब बड़ा डंपर वगैरह होता है, ट्रैक्टर वगैरह, वजनी बहुत सारे सामान लेके जा रहे, सामान से लदे हुए वाहन को मार्ग को कोई नुकसान होने की संभावना है, तो नगर पालिका कुछ शर्तें लगाएगी, विशेष प्रभार, उससे कुछ पैसे टैक्स वसूल कर करके उसको अनुमति दे दी जाएगी। किसी भी यान या वाहन के आवागमन का समय निर्धारित किया जा सकता है। जल निकास, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्य या मरम्मत के लिए किसी भी मार्ग को यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है, परंतु ऐसा कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिए, ठीक है। भले ही आप जो मरम्मत है, ऐसे नहीं कि आप मरम्मत कर रहे हो और 1-1.5 महीने वो मरम्मत ही चल रही है, बहुत शीघ्र उसको काम को क्या करोगे, पूरा करोगे, और दूसरा उस मार्ग को पुनः खोला जाएगा, ठीक है। और इसकी सूचना नगर पालिका, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो नगर पालिका मार्ग के दोनों जो मार्ग है उसके दोनों सिरों के ऊपर सहज दृश्य भाग पर उसकी सूचना चिपकाएगी कि सावधान, मरम्मत कार्य प्रगति पर है या फिर आगे मरम्मत कार्य चल रहा है। और इसके लिए नगर पालिका मरम्मत कार्य, ये सड़क है यहाँ पे मरम्मत कार्य चल रहा है, लेकिन जो साइकिल और जो पैदल यात्री हैं उनके लिए वो स्थान नगर पालिका साइड से जो है वो आरक्षित कर सकती है, वो उधर से जा सकते हैं। ये लिखा हुआ है धारा 252 में। अब देखिए धारा 253 में लिखा हुआ सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों, ठीक है, जो निजी संपत्ति है, निजी वाहन है, उनकी पार्किंग का विनियमन करना। तो नगर पालिका यातायात के सुचारू रूप से चलने के लिए फुटपाथ, ठीक है, और सड़क के दोनों ओर या सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग के नियम जो है वो बना सकती है, और पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने पर अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको अभी हमने पढ़ा था 238A में पार्किंग की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका फीस लेकर पार्किंग की अनुमति दे सकती है। अब देखिए धारा 254 में लिखा हुआ सार्वजनिक मैदानों पर
यानों जानवरों को ठहराना, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी कोई निजी संपत्ति है, ठीक है, या कोई जानवर है, तो आपको लगे कि भाई ये प्लॉट खाली पड़ा है या फिर ये जगह ये मैदान खाली पड़ा है, तो आप ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाकर उसको खड़ा कर दो, अपने जो क्या बोलते हैं इसको गाड़ियों को है या फिर जो अपने पशु हैं, वाहन हैं, जानवर हैं, जो भी है उनको आप वहाँ ले जाके खड़ा नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो बसेज के लिए टिकट बुक कराते हैं, प्राइवेट बसें होंगे, छोटा सा वो होता है, दुकान सी होती है उनमें वो बुक करते हैं, तो वहाँ पर इतनी जगह कहाँ होती है कि बस खड़ी हो सके, तो वो रात को या फिर कहीं भी एक निश्चित टाइम देख लेते हैं, भाई यहाँ जगह खाली तो यहाँ ला के खड़ी कर देंगे, तो आप ऐसे जो है अपने वाहनों को खड़ा नहीं कर सकते। तो नगर पालिका की अनुज्ञा के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, जुर्माना दोष सिद्ध होने पर 1,000 से 2,000 तक और जारी रहने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर है धारा 255 लिखा हुआ अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। तो आपने पहले एक न्यूज आई थी कि वो आग लग गई थी, वहाँ पे बहुत बड़ी थी, वहाँ वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ पे आग लग गई थी और उसके अंदर निकलने के लिए व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, और आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बाद से प्रावधान लगा कि अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। तो नगर पालिका समस्त परिसरों के स्वामियों को अग्नि रोकथाम व अग्नि सुरक्षा के लिए कह सकती है, ठीक है। इसके लिए इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा। नगर पालिका जाएगी, वहाँ पे चेक करेगी कि हाँ सब कुछ सुचारू रूप से है, इनके पास व्यवस्था है अग्नि बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देगी। दूसरा, धारा 256 में लिखा हुआ है अग्निशमन दल की स्थापना और रख रखाव। तो ये कौन करेगा? ये नगर पालिका स्वयं करेगी। नगर पालिका क्या क्या करेगी? अग्निशमन दल की स्थापना करेगी, रख रखाव रखेगी, औजार, मशीनों, सूचना देने के साधन, आग का निवारण, बुझाना आदि के कार्य नगर पालिका स्वयं करेगी। उसके बाद देखिए धारा 257, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ क्या क्या होंगी। भाई आग बुझाते टाइम जो अग्निशमन दल है वो और जो अन्य अधिकारी हैं उनकी क्या क्या शक्तियाँ हो सकती हैं। तो देखो, नगर पालिका में आग लगने पर मजिस्ट्रेट, नगर पालिका के सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कांस्टेबल से उच्च रैंक का अधिकारी, उनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हो सकती हैं। आग बुझाने में अगर कोई व्यक्ति अड़चन पैदा करता है, हस्तक्षेप करता है, तो उसको हटाना, ये शक्ति इनके पास रहती है। किसी मार्ग को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ऐसे लगता है कि आग बुझाने के लिए इस भवन में प्रवेश इस भवन से होकर जाना जरूरी है या इस भवन से जाएं तो आग तक पहुंच सुनिश्चित हो सकती है, तो उस भवन से प्रवेश कर सकते हैं। या फिर किसी भवन की किसी एक दीवार को गिराने से आग बुझाई जा सकती है तो उसको गिरा सकते हैं, साधन ले जाया जा सकता है, यह उनको शक्ति रहती है। पानी का तेज बहाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्य पाइपलाइन को बंद करवाना। जैसे मान लो ये पाइपलाइन जा रही है और यहाँ पर आग लगी हुई है और यहाँ हमने मुख्य जो पाइपलाइन है उससे पानी ले रहे हैं, अब इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको बंद करवा देंगे और इसको बंद कर दो ताकि यहाँ पर यहाँ प्रेशर से पानी जा सके, तो ये उनके पास शक्ति रहती है। उसके बाद आगे देखिए, नगर अग्निशमन इंजन के इंचार्ज से यथासंभव सहायता मांगी जा सकती है। फिर ऐसे उपाय भी कर सकते हैं जो जान माल की रक्षा के लिए आवश्यक हो। सद्भावना से किए गए कार्य के दौरान नुकसान के लिए उपरोक्त व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो कुछ तो ऐसे नहीं होता है कि भाई देखो यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे आग लगी हुई है और आपकी इस घर वाले से कोई रंजिश है, तो वैसे तो आग इधर से बुझाई जा सकती है, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं इधर से बुझाई जाएगी, इसका दो दीवारें तोड़ दो, इधर से आग बुझाओ, तो ये तो हो गया द्वेषपूर्ण भावना से कार्य। तो ऐसे में तो आपको नुकसान अगर कुछ होता है तो आपको दिया जाए, आपसे वो वसूला जाएगा। लेकिन आपने आवश्यक था, और कोई विकल्प नहीं था, इस दीवार को गिराना जरूरी था, तो वो सद्भावना से अगर कोई कार्य किया गया है तो उसके लिए आपको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जो नुकसान है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 258 में लिखा हुआ है प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगा नहीं सकती। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है प्लास्टिक थैलियों के निर्माण और उस पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नगर पालिका कर सकती है। उल्लंघन करने पर कारावास 3 माह तक, दोष सिद्ध होने पर 100 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों, और जारी रखने पर 50 रुपये प्रतिदिन आपसे लिया जा सकता है। उसके बाद है धारा 259 में लिखा हुआ है कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। इसका मतलब ये है कि मल वहन प्रणाली में कनेक्शन नहीं लिया आपने, या फिर मल नाली है उस पानी को दुर्गंधपूर्ण जगह पर खुले स्थान, मार्ग पर स्थान आदि में बहाते हो तो जुर्माना 5000 रुपये लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, ये नगर पालिका की नाली है, ये आपका यहाँ पे घर है, तो आपको इससे कनेक्शन लेना था। आपका जो मल वहन जो
प्रणाली सीवेज वाला पानी था उसमें जाना था, लेकिन आपने इसमें कनेक्शन तो लिया नहीं और उसको ऐसे खुला छोड़ रहे हो, किसी भी स्थान पर डाल देते हो, उससे दुर्गंध फैल रही है, न्यूसेंस फैल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जुर्माना लगेगा 5,000 रुपये। फिर है धारा 260 गंदे भवन आदि, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भवन अस्वास्थ्यकर हालत में है, ठीक है, उसमें कोई वनस्पतियाँ पेड़ पौधे उग गए हैं, घास उग गई है बड़ी बड़ी, उससे दुर्गंध फैल रही है, ठीक है। या फिर नगर पालिका की राय में किसी पड़ोसी के लिए या राहगीर राहगीर के लिए उससे नुकसान हो सकता है, तो नगर पालिका क्या करेगी, लिखित नोटिस दे करके बोलेगी कि उस भवन के स्वामी को बोलेगी इसको साफ सुथरा करवाया जाए, इसको अच्छी हालत में रखने को कह सकती है। अब आगे देखिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है, पालना नहीं करता है, तो जुर्माना लगेगा। जुर्माना 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक, जारी रखने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन लगेगा। यदि किसी भवन की हालत नगर पालिका की विवेक बुद्धि में, अगर नगर पालिका को ऐसा लगता है कि मानव निवास के लिए मतलब वो रहने योग्य नहीं है, वो घर रहने योग्य नहीं है, अगर नगर पालिका को ऐसा लगता है, तो नगर पालिका क्या करेगी, एक नोटिस देगी और नोटिस दे के उसको प्रतिबंध कर देगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और कब तक नहीं रहेगा? जब तक ये रहने योग्य न हो जाए, इसको अच्छी हालत में नहीं लाया जाए, यहाँ साफ सफाई नहीं करवाई जाए, तब तक यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ठीक है। यदि कोई भवन, अब इससे आगे देखो, यदि कोई भवन जीर्ण अवस्था मतलब बहुत मतलब खराब हालत में है, जर्जर अवस्था में है, गिरने ही वाला है, ठीक है, हो, और उसका प्रयोग जो है वो भिखारियों के द्वारा या अनैतिक उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे अपने वहाँ पे जहरीले सांप निकल गए, चूहे मतलब जो आवारा पशु हैं उनका वो अड्डा बना हुआ है। तो अगर आपने वो मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, तो अगर उसमें आपने देखा हो किसी को किडनैप करते हैं तो कैसी जगह पे, किसी खंडर में लेके जाते हैं, कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में होता है, तो वो अनैतिक कार्यों का अड्डा बना हुआ है, ठीक है। तो अगर उसको लगता है नगर पालिका को, तो नगर पालिका क्या करेगी, स्वामी को नोटिस देगी, ठीक है, या फिर उसे घर के बाहर सहज दृश्य से वहाँ पर नोटिस चिपका देगी। निश्चित समय में इसको सही करवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं करवाता है, विफल रहता है स्वामी, तो नगर पालिका स्वयं इसका निवारण करेगी और उस भवन को गिरा देगी। अगर भवन को गिराती है तो जो मलबा आएगा उसको तुरंत बेच देगी। उसको मलबे को बेचने के बाद में जो खर्चा है, मतलब जो पैसे आएंगे, उसे नगर पालिका अपना जो खर्चा लगा था उसको तो निकाल लेगी। निकालने के बाद जो बाकी जो राशि है, अधिशेष जो धन है, वो स्वामी को लौटाएगी। अगर स्वामी 6 माह में आवेदन नहीं करता है, पैसे वापस नहीं लेता है, तो वो किस में जमा हो जाएंगे, वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाएंगे, ठीक है। यह है धारा 260। तो इस वीडियो में हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है, धारा 240 से लेकर 260 तक हमने देखा है। तो ये हमने धाराएं देखी हैं 240 से लेकर के 260 तक। तो आई होप आपको ये धाराएं समझ में आ गई होंगी। और ये जो चैप्टर है, ये हम 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी हमने धाराएं देखी हैं 240 से लेकर 260 तक। तो लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको इसके पूरे चैप्टर की इमेज जो है वो एक साथ बन जाए और आपको रिवीजन करने में भी आसानी रही, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 241। 241 में हमने पढ़ा था कि मूर्तियों की स्थापना। तो मूर्तियों की स्थापना में हमने ये पढ़ा था कि एक तो बिना पूछे कोई मूर्ति नहीं लगाएगा, और अगर मूर्ति लगी हुई है तो उसको कोई गिराएगा नहीं, ठीक है। अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको लिए जुर्माना है। जुर्माना कितना है, 2 माह से लेकर के 6 माह तक कारावास है, और उसके बाद में 25,000 से लेकर के 50,000 तक जुर्माना आपको राशि दी जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 242। 242 में हमने ये पढ़ा था कि झाड़ियों वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट छाट करना। अगर वो रास्ते के ऊपर आपके मकान के पास कोई झाड़ियां हैं, कोई वृक्ष है और रास्ते मार्ग में आ रही है, उनसे दुर्घटना की संभावना है, तो नगर पालिका आपको ऑर्डर देगी निर्देश के द्वारा कि इसको जो है आप कटवा दीजिए, वरना नगर पालिका स्वयं कटवाएगी और खर्चा कैसे लेगी, आपसे लिया जाएगा। फिर धारा 243 पढ़ी थी। 243 में हमने पढ़ा था खतरनाक भवन। खतरनाक भवन की श्रेणी में वो घर आते हैं जो जर्जर अवस्था में है और गिरने की हालत में है, ठीक है। तो नगर पालिका उनके चारों तरफ बाड़ लगवाएगी और चेतावनी बोर्ड लगाएगी, ठीक है, और खर्चा लेगी स्वामी से। और अगर खतरा निकट भविष्य में है तो स्वामी को 2 दिन का समय दिया जाएगा कि इसके चारों तरफ बाड़ लगवाई जाए। और अगर मरम्मत और सुरक्षा की बात है तो जो है नगर पालिका आपको 3 दिन का समय देगी कि आप इसकी मरम्मत 3 दिन के अंदर अंदर कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए, अन्यथा नगर पालिका स्वयं करेगी और क्षतिपूर्ति आपसे लेगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 244। 244 में हमने पढ़ा था पटरियों आदि को हटाया जाना। अगर पटरियों आदि को मतलब उस पर सीढ़ियों के अलावा जगह को छोड़ करके अगर आप उनमें कोई हस्तक्षेप करते हो, परिवर्तित करते हो, तो आपको लगेगा जुर्माना कितना, उल्लंघन करने पे 2,000 से लेकर के 5,000 तक। और अगर नगर पालिका इसमें सुधार करवाती है तो वो 110% आपसे वसूलेगी।
उसके बाद देखिए धारा 245 पड़ी थी। 245 बहुत बड़ी धारा थी। उसमें लिखा हुआ सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा करना। तो अगर आप क्या करते हो, निजी भूमि के अलावा भूमि या सार्वजनिक मार्ग पर क्या करते हो, अतिक्रमण करते हो, तो आपको कारावास होगा 3 माह से लेकर के 3 वर्ष तक, और अगर जुर्माना होगा 30,000 से लेकर 50,000 तक। दूसरी बात हमने पढ़ी थी, जो न्यायालय है वो 3 माह से कम कर सकता है सजा को विशेष कारणों के लिए। और अगर अस्थायी अतिक्रमण करते हो तो जुर्माना होगा 1 माह का, और पैसे कितने देने पड़ेंगे आपको, 5,000 रुपये, ठीक है, या फिर दोनों। इसके अगला प्रावधान हमने पढ़ा था, अतिक्रमण हटाने का व्यय व्यक्ति से लिया जाएगा, और अगर आप रेत मिट्टी कुछ भी हटा रहे, मतलब सार्वजनिक स्थान से रेत मिट्टी सामग्री हटाते हो, तो आपको कारावास 2 माह से लेकर के 6 माह का, और जुर्माना जो है वो 30,000 से लेकर के 50,000 या फिर दोनों देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी जो मशीनें हैं उनको जो है जब्त किया जा सकता है, उनको कुर्क किया जा सकता है। उसके बाद में हमने देखा था कि कुर्की जो है, कुर्की के खिलाफ आप 1 माह के अंदर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकते हो। जिला न्यायाधीश का जो आदेश है वो अंतिम होगा। उसके बाद कब्जे की जो भी संपत्ति है उसको कुर्क किया जा सकता है, ठीक है। और सार्वजनिक आयोजन है, त्यौहार हैं, समारोह हैं आदि अवसरों पर अस्थायी दिवोग या निर्माण की जो अनुमति है वो अधिकतम 7 दिन के लिए दी जा सकती है। दूसरा, अगर कोई नगर पालिका का कोई कर्मचारी है वो सहयोग करता है अतिक्रमण में, या फिर वो हटाने के लिए जो सूचना है वो नहीं देता है, या फिर हटाने में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसमें 3 माह से लेकर के 3 वर्ष का कारावास और 30,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों लगा सकते हैं। दूसरा, किसी भी न्यायालय के द्वारा नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी नगर पालिका से, ठीक है। और इसकी जांच कौन करेगा, डीएसपी या इससे ऊंचे अधिकारी रैंक का जो है अधिकारी जांच करेगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था धारा 246। धारा 246 में हमने पढ़ा था खतरनाक खुदाई। खतरनाक खुदाई का मतलब ये है कि भाई आप जो है अगर किसी मकान की नींव खुदवा रहे हो या कोई भी खुदाई करवा रहे हो, उसके आसपास आपके पड़ोसी हैं या फिर किसी भी विधिक पहुंच वाले व्यक्ति को यहाँ पे आपसे इससे खतरा हो सकता है, तो नगर पालिका इसको रुकवा देगी कि बोलेगी आप यहाँ पे मत करो। लेकिन अगर आपने राज्य सरकार की अनुमति से ये काम कर रहे हो तो नगर पालिका इससे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 247। 247 में ये पढ़ा था कि परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने मुर्गी पालन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, परंतु नगर पालिका जो है विशेष वर्ग को लाइसेंस दे सकती है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 248। 248 में पढ़ा था कतिपय पशुओं या पक्षियों का अति अभिग्रहण करना, ठीक है। तो कुछ पशु या पक्षी हैं और वो अगर बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं, भले ही वो आपकी निजी संपत्ति है, उनसे जनता को खतरा हो सकता है, तो नगर पालिका जो है उनको कब्जे में ले लेगी और आपको 7 दिन के अंदर अंदर मालिक को उनको छुड़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसका व्यय जो रखने का जो खर्चा है वो लिया जाएगा स्वामी से। और दूसरी बात यह है कि अगर वो खर्चा नहीं देता है तो फिर उसके जो भी जानवर है, जो पशु पक्षी है, उसको नीलाम कर दिया जाएगा और जो राशि आएगी वो उससे खर्चा निकाल लेंगे और अधिशेष राशि किसको दे देंगे, स्वामी को दे देंगे। अगर वो नहीं आवेदन करता है 90 दिन के अंदर तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो जो नगर पालिका निधि है उसके अंदर जमा हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने पढ़ी थी धारा 249। 249 में हमने ये पढ़ा था कि संक्रमित कुत्तों या पशुओं के खिलाफ कार्रवाई, तो वही उसको सूट का ऑर्डर दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी 250 में हमने पढ़ा था परिसर के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, अगर मुख्य नगर पालिका को लगता है किसी पक्षी के कारण न्यूसेंस फैल रहा है तो नोटिस देगी मालिक जो है उसको नोटिस दिया जाएगा, उसके स्वामी को उसको रोकने के लिए कहा जाएगा। अगर वो असफल रहता है तो नगर पालिका स्वयं न्यूसेंस को रोकेगी और उसकी नीलामी भी की जा सकती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 251 में पढ़ा था डेयरी की अनुज्ञप्ति देना। तो आप बिना अनुज्ञा के कहीं पे दूध नहीं बेच सकते, भंडारण नहीं कर सकते। नगर पालिका आपको शर्तों के अधीन अनुमति देगी, लेकिन 1 माह के नोटिस देकर वापस भी ले सकती है। लेकिन अगर आप शर्तों का उल्लंघन करते हो तो फिर आपको बिना नोटिस के अनुमति वापस ले ली जाएगी। अब फिर हमने पढ़ी थी धारा 252 में ये पढ़ा था कि जो यातायात है, कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। कोई वजनी या फिर सामान से लदे हुए लंबे जो ट्रैक्टर हैं, जो भी साधन हैं, उनके ऊपर किसी निश्चित मार्ग के ऐसे वजनी और लदे हुए जो वाहन हैं उनको बैन किया जा सकता है, ठीक है।
दूसरा, यातायात पे अगर नगर पालिका को लगता है तो वो विशेष प्रभार लेकर के या विशेष फीस लेकर के ऐसे वाहनों को अनुमति दे सकती है और वाहनों का आवागमन जो है वो निश्चित कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 253 में हमने पढ़ा था सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। तो पार्किंग के नियम बना सकते हैं नगर पालिका, ठीक है। अगर पर्याप्त स्थान नहीं है तो फिर आपको अनुमति नहीं दी जाएगी और फीस लेकर भी पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 254 में हमने पढ़ा था सार्वजनिक मैदानों यानों पर जानवरों को ठहराया जाना। तो आप बिना नगर पालिका के अनुज्ञा के नहीं ठहरा सकते। अगर आप ठहराते हो तो आपको 1000 से 2000 तक का जुर्माना, और अगर अपराध जारी रखते हो तो आपको 50 से 100 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 255 में हमने ये पढ़ा था कि अग्नि रोकथाम के लिए व्यवस्था, ठीक है। अग्निशामक यंत्र जो है वो आपकी संस्था में होने चाहिए, समस्त परिसरों के स्वामियों को लगाने पड़ेंगे और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा नगर पालिका से। उसके बाद धारा 256 पढ़ी थी। धारा 256 में पढ़ा था अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख रखाव, ठीक है। ये कौन करेगा? नगर पालिका स्वयं करेगी। फिर धारा 257 पढ़ी थी। धारा 257 में ये पढ़ा था कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और जो व्यक्ति हैं उनका क्या क्या शक्तियाँ होंगी। तो उनकी क्या शक्तियाँ होंगी? एक तो बाधा डालने वाले व्यक्ति को हटा सकते हैं, किसी भवन में प्रवेश कर सकते हैं, मार्ग को बंद कर सकते हैं, या पानी के तेज बहाव के लिए मुख्य पाइपलाइन को बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य कार्य जो भी जान माल के लिए आवश्यक हो वो कर सकते हैं। उसके बाद में पढ़ी थी हमने धारा 258 में ये पढ़ा था कि प्लास्टिक की थैलियों का विनिर्माण जो है वो प्रतिबंधित किया जा सकता है, और अगर आप करते हो तो फिर 3 माह का आपको कारावास दिया जाएगा। दोष सिद्धि होने पर 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा, और जारी रखते हो अपराध तो 50 रुपये प्रतिदिन। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 259 में हमने ये पढ़ा था कि कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। इसका मतलब ये है कि आपने जो सीवरेज का जो कनेक्शन था वो नगर पालिका की नाली में तो लिया नहीं और आप लोग इधर उधर उसको बहा रहे हो, तो इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा 5000 रुपये। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 260 में ये पढ़ा था कि गंदे भवन आदि। तो गंदे भवन से अपना क्या तात्पर्य था कि ऐसे भवन जो अस्वास्थ्यकर हालत में है, वहाँ पर दुर्गंधपूर्ण वनस्पति उग रही है या फिर न्यूसेंस फैल रहा है, ठीक है। तो नगर पालिका लिखित नोटिस देगी कि भाई साहब आप जो है इसको अच्छी हालत में लाया जाए, स्वामी को बोलेगी। अगर वो नहीं मानता है तो जुर्माना 1000 से लेकर 2000 और जारी रखता है तो 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। अब ऐसे खंडर हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अनैतिक कार्यों के अड्डे बने हुए हैं, वहाँ पे सांप जहरीले जो जानवर हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगी नगर पालिका? नोटिस देगी, आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप नहीं करते हो, विफल रहते हो, तो नगर पालिका स्वयं करेगी, मकान को गिरा देगी और उसका मलबा बेच देगी। मलबा बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उसमें से अपना खर्चा निकाल लेगी और जो अधिशेष राशि है वो मालिक को लौटा देगी। अगर 6 माह के अंदर मालिक वो राशि नहीं लेता है तो वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगी। तो ये हमने देखी कहाँ से कहाँ तक धाराएं 240 से लेकर के 260 तक। तो आई होप आपको ये धाराएं याद हो गई होंगी, ठीक है। और आप इन वीडियोज़ को बार बार देखोगे, बार बार रिविजन करोगे तो आपको श्योर है कि ये धाराएं याद हो जाएं, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को बार बार देखते रहें, रिविजन करते रहें, और जितनी भी धाराएं हैं उनको एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।